डियर स्टूडेंट्स, मैं आज बात करने जा रहा हूं भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रियाएं हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारत के उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होता है। आज हम समझेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, कैसे होगा इनका नामांकन वगैरह, जितने भी सारी बातें हैं आइए समझते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि भी रिसेंटली श्री जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे और उन्होंने अपने अस्वस्थ होने की वजह से इस्तीफा दिया था और यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई थी। तो उपराष्ट्रपति का जो अभी आज के दिन चुनाव हुआ है, निर्वाचन हुआ है, उनका निर्वाचन का जो मतदान हुआ है उस पर जो लोग भाग लिए हैं मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बताऊंगा आपको कि कैसे होता है मतदान की सारी प्रक्रिया है क्या है और कौन कराते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कार्य इनके जिम्मे में होता है। तो सबसे पहला है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आप जानते हैं ये आर्टिकल 63 है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। आर्टिकल 64 ये बोलता है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होंगे। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि 66 पर आते हैं। 66 क्या है? तो 66 है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। एक उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, और ये निर्वाचक मंडल ही डिसाइड करते हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 66। हम 66 को आज पढ़ना है और इसको पढ़ेंगे, इस पर व्याख्या करेंगे 66 पर। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। क्या होगा? निर्वाचक मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज भी बोलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है? इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे, यानी मतदान करेंगे। तो क्या लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं? तो हां, सभी सदस्य। सभी सदस्य मतलब जो इलेक्टेड हैं और जो नॉमिनेटेड हैं। राज्यसभा में 238 प्लस 12, यही है राज्यसभा। लोकसभा है 543 यहां पे। तो ये 12 सदस्य जो हैं नॉमिनेटेड, ये भी मनोनीत वाले राज्यसभा के जो सांसद होंगे वो भी भाग लेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि लोकसभा के और राज्यसभा के सभी सांसद सदस्य भाग लेंगे। एक प्रश्न यहां यह है कि क्या इसमें विधानसभा के लोग भाग लेते हैं जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में होता है? तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा के ही सदस्य यहां पे केवल भाग लेते हैं और विधानसभा के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये अब आइए कि प्रक्रिया पर हम बात कर रहे हैं। तो इनका प्रक्रिया कैसे होगा? ये नामांकन, जब कोई व्यक्ति अपना उम्मीदवारी जब प्रस्तुत करता है तो कहां जाएगा? उसके लिए एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग भारत का चुनाव आयोग, जो भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेवारी इनके ऊपर होती है। तो नामांकन प्रक्रिया जो है, बीस प्रस्तावक
और 20 अनुमोदक या समर्थक, आप इसको बोलिए, ये जरूरी है। तो 20 ऐसे प्रस्तावक होंगे जो अनुमोदक नहीं होंगे और 20 ऐसे अनुमोदक होंगे जो प्रस्तावक नहीं होंगे। इसका मतलब कि एक उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को 40 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। और संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो सदस्य यहां पे प्रस्तावक बने हैं या अनुमोदक बने हैं, वो फिर दूसरे जगह कहीं पे नहीं करेंगे, किसी दूसरे के उम्मीदवारी के लिए वो लोग साइन नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पे ये कहा गया है और 1997 में संशोधन करके इसको बढ़ाया गया है। पहले 20 से कम था, अब 20-20 दोनों में हो गया है। ये जब राष्ट्रपति महोदय की बात आती है तो यहाँ पे 50 प्रस्तावक हो जाते हैं और 50 अनुमोदक हो जाते हैं। तो ये समझना है कि नामांकन की प्रक्रिया यही है, आपके पास 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक बराबर 40 सदस्यों का समर्थन हस्ताक्षर करके सौंपना है आपको अपनी उम्मीदवारी के लिए, तब आप चुनाव लड़ने के योग्य हो सकते हैं। अब इनकी योग्यता पर आता है कि योग्यताएं क्या क्या है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए जो योग्यताएं हैं, वो सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक होगा। दूसरा है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। तीसरा है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं और किसी लाभ के पद पर नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों योग्यता जब होगी तो यहाँ पे जो है भारत के चुनाव आयोग जो है वो इसका आयोजन और संचालन करेंगे मतदान प्रक्रिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, ये पूरी प्रक्रिया का संचालन करेंगे और आयोजन करेंगे, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। अब हम आते हैं कि कैसे चुना जाता है, हम कैसे मतदान के विषय में बताएंगे आपको, इसको आप देख लीजिए। आर्टिकल 66 की हम बात कर रहे हैं। एक निर्वाचक मंडल होगा, इलेक्टरल कॉलेज के द्वारा इनका मतदान होता है भारत के उपराष्ट्रपति। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और यह मतदान गुप्त होता है, क्योंकि हम किसी को बता नहीं सकते हैं कि हमने किसको वोट किया है, इसलिए यहाँ पे गुप्त सेक्रेसी मेंटेन किया जाता है। गुप्त मतदान हमारे यहाँ प्रथा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक मत जो होता है, एक मत का जो वैल्यू होता है, जैसे हम अपना लोकसभा में अपना वोट देते हैं तो हम अपना एक मत देते हैं और उसका वैल्यू एक मत होता है। तो यहाँ पे भी जब कोई सांसद सदस्य जो वोट देंगे उनका एक मत गिनती होगा, इनकी गिनती एक मत के बराबर होगी। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे दोनों सदनों के सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के कोई सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 245। तो टोटल मेंबर हो गए 788। इतने लोग का वोट वहां पे देना है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। अब हम बात करते हैं 2022 के चुनाव के विषय में। 2022 में जब चुनाव हुआ तो एक तरफ हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी थे और दूसरी तरफ श्रीमती मार्गरेट एल्वा थी उनके विपक्ष में। तो आप जानते हो वहां पे उस वक्त क्या हुआ था? वहां पे उस वक्त प्रेजेंट थे 780 सीट थे। उस वक्त जो सीट थी वो 780 सीट थी। 780 में उस समय 55 लोग ऐसे थे जो किसी कारणवश चुनाव में भाग नहीं ले पाए, जो पार्टिसिपेट नहीं किए चुनाव में जो अब्सेंट रहे, ये थे 55।
और इसके बाद क्या हुआ कि जब यहां हम माइनस करते हैं तो होता है 725। तो इतने लोग ने मतदान किया था, 725 लोगों ने मतदान किया था, जिसमें कि 15 जो वोट थे वो इनवैलिड वोट हो गए। 15 वोट थे इनवैलिड, क्योंकि आपको बोला गया है कि कुल वैध मत जो होता है उसी पर डिसाइड होता है। तो 700 जो इनवैलिड थे, 725 में से 15 वोट इनवैलिड पड़े थे, तो अब आ गई मतदान जो हुए वैलिड वो 710 हो गई। तो इसका फॉर्मूला ये है 710 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू जो होगा ये मिनिमम आना चाहिए। तो ये होता है 355 प्लस 1 356। तो इतना मत लाना था उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, 2022 की मैं बात कर रहा हूं। तो जाहिर है कि जगदीप धनखड़ जी को 356 से ज्यादा सीटें आई थी और वो निर्वाचित घोषित हुए थे। यहां पे भी क्या इस वक्त भी ऐसा ही होगा आज के डेट में? नहीं। तो इसको आप समझ लीजिए कि इसमें क्या हो सकता है। तो 788 है, मान लीजिए कि 788 में 40 होंगे जो नहीं आए होंगे, किसी कारणवश अब्सेंट रहे होंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं आपको समझाने के लिए। 847 कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा की सीटें खाली रहती हैं, कहीं से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है वहां पे, तो ऐसे में क्या चुनाव रोक दिया जाएगा? नहीं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान में तुरंत कराने की बात कही गई, यथाशीघ्र, और अधिकतम 6 माह के अंदर। अगर कोई पद खाली होता है, राष्ट्रपति की आकस्मिक वहां रिक्तियां हो जाती हैं, मृत्यु, निधन वगैरह कुछ भी है, तो वहां पे कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे और 6 महीना के अंदर या तो यथाशीघ्र चुनाव करा लेना है या फिर 6 महीना के अंदर करा लेना है। तो यहां भी उपराष्ट्रपति वाले में भी है कि यहाँ पे बहुत देर तक नहीं रह सकता है। ये पद संवैधानिक पद है, दूसरा प्रमुख संवैधानिक पद है। तो ऐसी स्थिति में जब राज्यसभा की सीटें कुछ खाली भी रहती है तो भी चुनाव कराया जाता है। कहने का मतलब ये है। तो मान लीजिए कि 748 है, अब इसमें से कुछ इनवैलिड वोट अगर पड़ गए, मान लीजिए 18 वोट इनवैलिड हो गए, तो 730 ये कुल मत हो गया। कुल मतों की संख्या 730। 730 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, प्लस 1 करना है इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा कुल मत। थ्री 355 हो रहा है प्लस 1 366 आ रहा है यहां पे। तो ये हमारा हो जाएगा मिनिमम। इतना जो लाएंगे वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं, घोषित किए जाएंगे। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को जानिए। ये फॉर्मूला है और इसमें तो कुल जो वैध मत पड़ते हैं इनका डिवाइड किया जाता है 2 से और उसमें प्लस 1 किया जाता है। तो यही समझना है आपको। जीत के लिए आवश्यक कोटा क्या है? तो जीत के लिए आवश्यक कोटा बराबर कुल वैध मत डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ये आंकड़ा का जो पार कर लेगा वो हमारे उपराष्ट्रपति घोषित किए जाएंगे। और इसके लिए जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो करेंगे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की घोषणा। जब हम उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की घोषणा कर देते हैं तब क्या होता है? तब फिर शपथ की प्रक्रिया आती है जो आर्टिकल 69 में है, शपथ। और शपथ ग्रहण भारत के उपराष्ट्रपति के समक्ष कराया जाता है। यही है उपराष्ट्रपति को निर्वाचन से लेकर के उनके शपथ का पूरा विस्तार से हम समझें आज कि क्या कैसे होगा। तो सबसे पहले नामांकन के लिए प्रस्तावक चाहिए, 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। इनका लिखित जो है हस्ताक्षरित समर्थन पत्र जो है सौंपा जाएगा और रिटर्निंग ऑफिसर उस पर देखेंगे। फिर आगे की प्रक्रिया एक तिथि तय की जाएगी और उसमें राज्यसभा और लोकसभा के ये जो सदस्य हैं, सभी सदस्य
भाग लेंगे, नॉमिनेटेड वाले भी भाग लेंगे, मनोनीत वाले भी, और जो राज्यसभा में जो निर्वाचित है वो भी भाग लेंगे। तो सभी सदस्यों की बात होती है यहाँ पे, विधानसभा से कोई भाग नहीं लेता है, ये समझिए। और ये चुनाव है, ये कुल वैध मतों की संख्या है, यही हमारा भारत का राष्ट्रपति तय करेगा कि अगला भारत का राष्ट्रपति कौन होगा। थैंक यू सो मच।